अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। वंस अगेन सेठी साहब, आप वापस आ गए, बड़ी बात है। मैं गया कहा था यार कि वापस आ गए, बड़ी बात। कोई छोटे मोटे दौरे कर लिए, कोई पढ़ाई लिखाई कर ली और तुमने ड्रामा बना दिया। अच्छा नाज़रीन, आपको मालूम है आपस की बात का हर एपिसोड बड़ा जबरदस्त होता है। हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन सेठी साहब से लें। आज का एपिसोड क्यों स्पेशल है? वो इसलिए क्योंकि लास्ट वीक मुझे भी पता चला कि एक छोटी मोटी चिड़िया मेरे पास भी है, तो मैंने उस चिड़िया को सेठी साहब के ऊपर स्पाई करने के लिए छोड़ दिया और मुझे ये मालूम पड़ा है कि सेठी साहब लंदन से सीधा पाकिस्तान नहीं आए बल्कि कहीं और गए थे। अब सेठी साहब, मुझे पता चला आप अबू धाबी गए थे, क्या करने गए थे? नहीं यार, इनोसेंट सी बात है। एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रिंस अब्दुल्ला जो कि यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की हुई थी सिक्योरिटी के ऊपर, वेस्ट एशिया एंड गल्फ। और वहाँ दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर, पुराने इराक के प्राइम मिनिस्टर अलवी साहब, वो सारे थे। तो आपके खादम को भी पता नहीं किसी खाते में बुला लिया, शायद उनका ख्याल था कि हम भी शायद कोई टके की कोई बात कर लें वहाँ। तो उस सिलसिले में मैं वहाँ गया हुआ था। इतनी सिंपल बात तो नहीं है सेठी साहब। मेरी इत्तलात के मुताबिक आपकी कुछ खास मुलाकातें भी हुई हैं वहाँ पर। खास मुलाकातें मैंने जाने से पहले, आपको याद है पिछले प्रोग्राम में कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी जा रहे हैं यूएई एक कॉन्फ्रेंस पे और मेरी चिड़िया भी वहाँ होगी। तो वहाँ शाह साहब से भी गपशप रही। अच्छा। इकट्ठे बैठ के टुकर शुक्र खाया और गपशप गप्पे मारी और उन्होंने बड़ा कंप्लेंशन भी किया कि आपने ये कहा और वो कहा, और मैंने कहा हाँ मैंने ये कहा और वो कहा, मगर दोस्ती यारी चलती है तो वो भी चलता रहा। नहीं, इसके अलावा भी कुछ था सेठी साहब, आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। नहीं, वहाँ एक दिलचस्प बात जरूर हुई। अच्छा। कि वहाँ अमेरिका से एक बड़े अहम शख्स आए हुए थे। अच्छा। तो मैं उनको नहीं जानता था पहले से, नाम से वाकिफ था मगर मुलाकात नहीं थी उनसे। कौन? तो वो सामने मेरे साथ ही बैठे हुए थे और जब वो ब्रेक वेक हुई तो वहाँ सलाम दुआ हुई। अच्छा। तो उन्होंने अपना तारफ करवाया। तो जब वो जनरल जिम जोन्स। एक मिनट, ये वो जनरल जिम जोन्स जिनके बारे में ये इंकशाफात हुए हैं कि उन्होंने मंसूर एजाज से वो मेमो, वो मरासला लेके एडमिरल मनल को पहुंचाया, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सेठी साहब, आप इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन के ऊपर बैठे हुए हैं, यू आर सेइंग इट्स वेरी सिंपल, मुलाकात हुई, कुछ भी निकला नहीं, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ही वाज द गो बिटवीन। मैं 3 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ ना, मैं तो आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, 2 दिन से मैं बैठा हुआ हूँ इस खबर के ऊपर। तो हुआ ये कि वहाँ बातों बातों में, सलाम दुआ में, बातों बातों में उन्होंने कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैंने अब कंसल्टेंसी वगैरह खोली हुई है, वर्जीनिया में मैं रहता हूँ, ये है वो है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ख्याल है कि मैंने वो किताब बॉब वुडवर्ड की पढ़ी थी, मेरा तो ख्याल है आपने सारी बात लीक की है, वो सारी जो बातें अंदर की। तो हंसने लगे, कहने लगे नहीं हाँ कुछ बातें हुई भी नहीं भी हुई। तो थोड़ी सी ज़रा जैसे कहते हैं आइस ब्रेकिंग हुई वहाँ। तो फिर मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा इस वक्त चर्चा है, वो एक जनरल एडमिरल मलन के बारे में, वो एक मेमो, मंसूर एजाज साहब एक शख्स हैं, उन्होंने एक मेमो भेजा है और वो बड़ा चर्चा है, आपको पता है कि इस किस्म की चीज़ भी हो रही है? मुस्कराने लगे, मुस्करा के कहने लगे, बड़े सॉफ्ट स्पोकन शख्स हैं, कहने लगे हाँ मुझे इल्म है। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा मुझे इल्म है, मेरे एंटेने खड़े हो गए। रिपोर्टर इज ऑलवेज अ रिपोर्टर। तो मैंने कहा कि अमेरिका में कोई खास चर्चा नहीं है, क्या वजह? तो कहने लगे शायद उसकी इतनी अहमियत नहीं है अमेरिका में जितनी शायद आप लोगों ने पाकिस्तान में उसकी अहमियत बना दी। अच्छा। अब जब उन्होंने ये कहा तो मेरे और एंटेने जो है ना वो शार्प हो गए। तो मैंने कहा कि तो क्या आपको उसके बारे में कोई इल्म है कि उसमें कितना वजन था या नहीं है? क्योंकि आप तो हुकूमत में रहे और एडमिरल मलन जो है वो आपके दोस्त भी हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये गो बिटवीन थे, अभी मैं खरीद रहा हूँ। तो मुझे आगे से कहते हैं हाँ वो मैंने ही भेजा था, आगे मंसूर एजाज ने मुझे भेजा था और मैंने आगे वो मलन को भेज दिया। लो जी। अच्छा। मुझे मैं तो गया, ओ डियर 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 डियर, ये तो उस वक्त तक ये भी लीक नहीं हुई थी कि ये साहब है। तो मैंने कहा वाह जी वाह। तो फिर मैंने सोचा अब तरीके से इनसे बात करनी है, बिकॉज ये ग्राउंड रूल्स ये नहीं थे कि आई एम अ रिपोर्टर। हाँ, तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने अपना कार्ड दिया उनको, तो उन्होंने देखा उसको, तो ऐसे करके देखने लगे। तो कहने लगे मैं जो भी कहूँगा वो मैंने कुछ छुपी हुई बात नहीं है, और क्या पूछना चाहते हैं आप?
तो मैंने कहा नहीं जनरल, मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि आपने ये रिसीव किया मंसूर एजाज से? कहने लगे हाँ। मैंने कहा आप मंसूर एजाज को अच्छी तरह जानते हैं? तो ऐसे किया उन्होंने, हाँ जानता हूँ। तो मैंने कहा तो फिर इसकी अहमियत जब आपने ये आया आपके पास और मंसूर एजाज ने कहा कि आगे एडमिरल मलन को देना है, तो अनलेस अगर वो आपके इतने अच्छे दोस्त नहीं थे तो आपने कैसे आगे भेजी है? कहने लगे नहीं वो बड़े आते हैं इस किस्म की चीज़ें सबको, और हम लोग ये देखते हैं कि ठीक है वो हम पास कर देते हैं कि हम जिम्मेदारी क्यों लें, कल को कोई चीज़ें किसी की अहमियत हो या ना हो हमें क्या पता। तो वो आया, मैं मंसूर को जानता हूँ पहले से, तो इसने मुझे बड़ा कहा कि ये बड़ा अहम है, ये है वो है, और मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आगे मलन को भेज दिया ईमेल के जरिए। ईमेल के लिए? अच्छा, बाय हैंड नहीं? हाँ, उसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने फॉरवर्ड कर दिया। ओके। मैंने एकदम रोक दिया। मैं कहा जनरल ये बताएं कि आपने जब वो पढ़ा तो आपको क्या लगा कि उसमें कोई जान है, वजन है, ये बात है इसमें? तो चुप कर गए। मैंने कहा नहीं कुछ तो बताएं। कहने लगे ऐसे किया, उन्होंने शेक किया, सर को हिलाया। कहने लगे नहीं मगर। मैंने कहा मेरा क्या है, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है इसके ऊपर तबसरा करना, मैं आगे भेज देता हूँ। मैंने कहा आपका ख्याल था इसमें वजन नहीं है? कहने लगे इसलिए क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत डायरेक्ट बात करती हो, तो दिन रात हमारे राब्ते हैं उनके साथ, हर लेवल पे हमारे राब्ते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज होती तो हमें इशारा वही कर देते हैं, तो इसकी क्या जरूरत थी इस तरीके से गो बिटवीन इंटरलॉक्यूटर लाने की? मैंने कहा तो फिर अगर आपका ये ख्याल था तो आपको नहीं आगे करना चाहिए था, आपको चाहिए था कि इसको रिजेक्ट कर देते। कहने लगे नहीं हुकूक मैं अब ऑफिशियल नहीं था, मैं क्यों ये फैसला करता। तो मैंने कहा ठीक है कर दो। मैंने कहा तो फिर आपने एडमिरल मलन से बात की कि आपको उन्होंने रिसीव हुआ कि नहीं? कहने लगे नहीं। मैंने कहा आपने फॉरवर्ड करके कोई फोन नहीं किया, कोई वापस पूछा नहीं कि भाई आपको मिल गया नहीं मिला? आपने बिल्कुल जैसे इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। कहने लगे नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मैंने कहा अच्छा तो फिर ये एडमिरल मलन ने बाद में जो डिनायल दी है कि उनको मिला ही नहीं है, कहने लगे हाँ तो होता है, वो आती हैं चीजें, लोग देखते हैं, कोई देखता है कोई नहीं देखता। तो मुझे फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया। कहने लगे एक दफा मेरे पास इसी किस्म की कोई चीज आई थी, इसी एक और सिलसिले में, जबकि मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था प्रेसिडेंट ओबामा का। तो कहने लगा मैं उसका प्रिंट आउट लेके, क्योंकि बड़े एक सीनियर अमेरिकन स्टेट्समैन की तरफ से वो एक ब्रीफ आई थी, तो कहने लगा मैं ले गया। तो मैंने जाके बिल्कुल ऐसे करके प्रेसिडेंट को पकड़ा दिया, मैंने कहा ये फलाने ने भेजा है। प्रेसिडेंट ने तो कहने लगा प्रेसिडेंट ने मुझे ये नहीं पूछा कि आपने पढ़ा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कहने लगा उसने ऐसे करके दे 2 सफ़े का था और मोटी मोटा था। तो कहने लगा, मैंने कहा कितने 100-200 वर्ड्स? उन्होंने कहा हाँ 0.5 कुछ चीजें थी। तो कहने लगे प्रेसिडेंट ने ऐसे करके देखा, फिर दूसरा पेज पढ़ा, मोटी मोटा लिखा हुआ लिख के, तो उसने ऐसे करके रख दिया। और कहता है मेरे साथ प्रेसिडेंट ने बात भी नहीं की, बस ऐसे करके रख दिया जैसे कि। तो कहता है हमें बड़े आते हैं इस किस्म की चीजें, तो जरूरी नहीं होता हर चीज के ऊपर बैठो, तबसरा करो, सोचो समझो। तो इसलिए मैंने उसको फॉलो अप भी नहीं किया। मैंने कहा फिर बाद में एडमिरल मलन ने ये एडमिट किया। कहने लगे हाँ। मैंने कहा आपका इंप्रेशन क्या है, मलन इसके साथ इंप्रेस हुआ था कि नहीं हुआ था? तो कहने लगे नहीं, मलन ने इसको खास अहमियत इसको नहीं दी। प्रिसाइसली बाद में उन्होंने यही कहा, ये मुझे कहा कि मलन ने इसको खास अहमियत नहीं दी। तो अब कुछ और बातें भी हुई जो कि शायद मुनासिब नहीं है कि मैं इस वक्त वो बात करूं। क्यों? नहीं, वो शायद फिर कोई लंबी चौड़ी बात किसी और चीज की हो, क्योंकि वहां फिर और बातें भी हुई। फिर जब ये बात खुल गई तो मैंने कहा कुछ और बातें भी पूछ ली जाएं, क्योंकि ये वो साहब है जो कि सबसे पहली धमकी पाकिस्तान की हुकूमत और फौज को, सबसे पहली धमकी जो आई थी वो ये साहब लेके आए थे, खत लाए थे प्रेसिडेंट ओबामा से। और मुझे खुद इन्होंने बताया कि वो कैसे वो खत लाए, जिसमें उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ था। और ये आए थे और इन्होंने कहा कि मैंने सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप सबको इकट्ठा बैठा के और मैंने ये खत पढ़ के और सुनाना है और देना है प्रेसिडेंट जरदारी को। तो पहले हमें ये कहने लगे, कहा गया कि आप पहले मिलें, जाके खुद उनको मिल लीजिए और हमको अलग मिल लीजिए। तो कहने लगे, मैंने कहा नहीं, सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप बैठेगी तो
मैं ये बात करूंगा। तो ये उसकी भी बातें किसी वक्त वो भी बातें अब आएंगी, क्योंकि मैंने उसको भी अनर्थ किया उसके अंदर क्या था और क्या नहीं था। अच्छा नाज़रीन, आपने जो सेठी साहब का इंटरेक्शन था जेम जॉन से, उसके हवाले से तो बात जरूर हुई, लेकिन बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी तक क्लियर नहीं है, नहीं मिले। ये इन्वेस्टिगेशन जिनकी बात अब की जा रही है, ये किस तरफ लेके जाएंगी, कोई आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम सेठी साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, एक बात बहुत दिलचस्प है, जब गुज़िश्ता हफ्ते हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो अभी मंसूर एजाज साहब के हवाले से तो बातें हो रही थी, लेकिन सेठी साहब ने कोई बात कही थी। ये बात उस वक्त थी उस प्रोग्राम में की गई जिसमें जिस प्रोग्राम से पहले कैटेगोरिकली नाम मेंशन नहीं किया जा रहा था हक्कानी साहब का। सेठी साहब ने ये किस दिन कहा था कि हक्कानी साहब की तरफ उंगलियां उठेंगी, इस क्लिप में देखिए। वो कौन साहब थे जिन्होंने मंसूर एजाज साहब को इस्तेमाल किया था एज एन इंटरलॉक्यूटर? आप अब जवाब दीजिए, कौन साहब थे, कौन से सफीर थे? देखिए, मेरा ख्याल है फौज के जहन में ये ख्याल है, या फौज के पास एविडेंस है या नहीं है, मगर मेरी चिड़िया ये कहती है कि जनरल कियानी और जनरल पाशा ये समझते हैं कि वो शख्स हुसैन हक्कानी साहब हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके जहन में ये बात भी है कि अब शायद वक्त आ गया है कि हुसैन हक्कानी साहब सफीर ना रहें। नाज़रीन, ये 15 नवंबर था और याद रहे, आप चेक भी कर सकते हैं, इस वक्त तक मंसूर एजाज साहब ने नहीं नाम लिया था हुसैन हक्कानी साहब का। सेठी साहब का अंदाज़ा था, लेकिन सेठी साहब आपका अंदाज़ा ठीक निकला। ये पूरा लॉग है, आपने भी पढ़ लिया है, मैंने भी पढ़ लिया है। इसमें कुछ जगह पर ऐसा ज़रूर लगता है कि नेचुरली कॉन्वर्सेशंस तो हैं, आपस में एक्सचेंज भी हुए हैं। आपको क्या लगता है कि मंसूर एजाज साहब जब ये कहते हैं कि मैंने DGISI को, जनरल पाशा को फोरेंसिकली टेस्टेड एविडेंस दे दी है, उनको सबूत फराम कर दिए हैं, तो जनरल पाशा ने भी नेचुरली वो देखे होंगे। आपको क्या लगता है कि हाउ कैन हक्कानी साहब डिनाई दिस नाउ? नहीं, इससे पहले 2-3 चीज़ें हैं, मैं उसका जिक्र कर दूं। पहली बात तो ये है कि 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को इनका ये मजमून आता है फाइनेंशियल टाइम्स, और 10-12 दिन के बाद अब पता चला कि इनकी मुलाकात हो जाती है DGISI के साथ 22 को अक्टूबर की बात हो रही है। तो 10 दिन के अंदर अंदर ISI ये फैसला करती है कि इनके साथ रब्ता करना है, और वो ये फैसला करते हैं कि उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ISI को देनी है। 10 दिन के अंदर अंदर रब्ता होता है मंसूर एजाज साहब, और ये मंसूर एजाज साहब वो शख्स हैं जिन्होंने एक नहीं 3-4 मजमून ISI के खिलाफ लिखे हैं, जिसमें ये लिखा है कि वो दुश्मन है अमेरिका के, दहशतगर्द है, हर किस्म की बात की। एडमिरल मलन ने तो कोई बात नहीं की थी, इन्होंने काफ़ी सख्त बातें की। और 10 जून को भी इन्होंने मजमून लिखा। ये जो मजमून लिखा अक्टूबर में, ये भी बिल्कुल उसी की लाइंस के ऊपर था। फ़र्क ये था कि इसमें इसकी इंट्रोडक्शन में उन्होंने एक नई बात की थी कि मैंने ये एक मेमो किसी के कहने के ऊपर भिजवाया और उसके सैलिएंट फीचर्स बता। तो बाकी उसमें कोई नई बात नहीं थी, वही बातें थी ISI के खिलाफ। तो पहली सवाल तो ये मेरे ज़हन में खड़ा हुआ कि एक शख्स है वो ISI के खिलाफ बोल रहा है, लिख रहा है और वाज़े तौर पे अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है, और दूसरी तरफ ISI एकदम उठ के, और उसका DG छोटा बंदा नहीं, कोई नंबर 1 नंबर 2 इधर उधर के लोग नहीं, टॉप मैन, कोई ब्रिगेडियर नहीं, कोई और नहीं, टॉप मैन फ्लाइज टू लंदन और ब्रसल्स, जहाँ भी मुलाकात हुई, और जाके इनसे मुलाकात करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सारी ये एविडेंस दें, और वो सारी एविडेंस तैयार रखते हैं, और वो सारा कुछ जो कि उनकी वो कॉरेस्पॉन्डेंस है टेलीफोन की, BBM, वो सारा कुछ उनको पकड़ा देते हैं। तो दिलचस्प बात ये मेरे जहन में थी कि यार ये साहब तो आपके खिलाफ हैं, अब ये साहब को आपने क्या पढ़ाया लिखाया कि वो अब आपके हक में हो गए हैं और वो एक सिविलियन हुकूमत के खिलाफ एक इस किस्म की एविडेंस देने के लिए तैयार हो गए। तो मेरे जहन में अभी भी ये सवाल है कि ये हुआ क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये मुनीब, मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि मैंने पहले नाम ले लिया। दरअसल नाम लेने वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। सब लोग जो लिख रहे थे और जो इशारे हो रहे थे वो सबको पता ही था कि हुसैन हक्कानी की बात हो रही है, मगर मुंह से ये कह नहीं रहा था। उसकी और भी वजूहत हो सकती है कि भाई जब तक पूरा इंफॉर्मेशन ना हो, 100% ये बात ना हो। मेरा ख्याल है यहाँ लोगों ने
मैंने इसलिए ले लिया कि मेरे पास इतला थी कि जो इल्ज़ाम लगेगा वो हुसैन हक्कानी के ऊपर लगेगा। तो आप समझें कि मुझे कुछ पता था कि कुछ बातें मंसूर एजाज साहब की और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की हुई हैं। ये तो बाद में निकली ना बात, मगर शायद मुझे कुछ इल्म था। तो मेरा ख्याल था कि अब ये चीज़ सामने रखेंगे वो, और वही हुआ। उन्होंने जाके जनरल कियानी ने अब तो एडमिट कर लिया ना सबने कि उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को कहा कि ये और हुसैन हक्कानी है। और आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो हुसैन हक्कानी, यहाँ ये भी उस वक्त लीक की जा रही थी बात कि हुसैन हक्कानी ने अपना इस्तीफा भेज दिया। और आपने मेरे से ये पूछा था, मैंने कहा था नहीं, इस्तीफा नहीं भेजा। मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप चाहेंगे कि मैं रिज़ाइन कर दूं तो मैं तैयार हूं, आप हुक्म करें, मैं तैयार हूं। मगर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। अभी भी उनकी यही पोजीशन है कि मेरा वो लीडर है, मेरा वो सरबराह है, मेरा वो लीडर, मैं जब वो कहेंगे मैं कर दूंगा, अगर वो कहेंगे, मगर मैं इंक्वायरी चाहता हूं। अब हुआ ये कि वो अब डिनाई कर रहे हैं बिल्कुल, और मंसूर एजाज साहब जो है वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये बात हुई। मगर अब कहानी के अंदर और भी बड़े प्रॉब्लम्स आ गए ना। अब पहले मंसूर एजाज साहब ने ये कहा कि मुझे यकीन था कि जरदारी साहब, जब बॉस का जिक्र आया, इन्होंने पूछा कि आपके बॉस को पता है कि आप ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ पता, हाँ मैंने बॉस की इजाज़त ली के साथ और उनको आगाह किया हुआ। तो मंसूर एजाज साहब कन्विंस थे, और उन्होंने आगे एडमिरल मलन को भी ये कन्विंस किया और जिम जोन्स को भी ये किया कि ये जो कुछ मैं भेज रहा हूँ विद द अप्रूवल ऑफ द बॉस भेज, और जरदारी की अप्रूवल है। सवाल ये खड़ा हुआ, और मैंने ये बाय द वे जिम जोन्स से ये भी पूछा था, मैंने कहा आपको जेहन में ये सवाल खड़ा नहीं हुआ जब आपने ये रिसीव किया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहती तो बराह रास्त मंटर से बात, मलन से बात कर सकती थी? कहने लगे हाँ बिल्कुल ये तो बात थी, मगर अब मंसूर ने कहा कर दो तो मैंने कर दिया आगे। तो अर्ज ये है कि पहले उन्होंने कहा कि बॉस, अभी आज उन्होंने फिर ये आज हमारे प्रोग्राम चैनल के ऊपर उन्होंने आज ये कहा कि अब वो उनका ये ख्याल है कि उस वक्त जरदारी साहब को नहीं पता था, हक्कानी साहब ने ये खुद किया करके फिर जाके जरदारी साहब को कहा मैंने ये कर दिया और ये तीर मारा है मैंने, कि अब उन्होंने बड़ा मलन की तरफ से प्रेशर आया है कियानी साहब के ऊपर और पाशा साहब के ऊपर कि आपकी हुकूमत का, आपका जो तख्ता है उसको उल्टाया ना जाए। तो एक वक्त वो कहते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ किया बिकॉज उन्हें यकीन था कि जरदारी साहब की अप्रूवल है, नहीं तो वो करते ना, और यही उन्होंने आगे कहा, नहीं तो वो आगे ना भेजते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब वो कहते हैं कि नहीं, उनका ये ख्याल है कि उस वक्त उन्हें ये जो था उनका ख्याल ये गलत है, और जरदारी साहब को पता नहीं था, बाद में पता चला। अब ये कह रहे हैं, अर्ज ये है, तो इनको पूछा गया कि अगर यही ख्याल था आपका तो आपने फिर ये क्यों काम किया? आपने जो मजमून लिखा उसके अंदर आपने शुरू इस तरीके से किया, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। और अगर आप कहते हैं तो आगे से इन्होंने जवाब ये दिया कि मैंने ये मजमून इसलिए लिखा था क्योंकि मैं ISI से बड़ा नाराज था। मलन साहब के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी क्योंकि उन्होंने ISI को और जनरल कियानी को रीड ठीक नहीं किया, और मैं मलन को डिफेंड करना चाहता था। एडमिरल मलन मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, और मैं यूएस सिटीजन हूं, और मैं यूएस सिटीजन हूं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मैं उनको डिफेंड करने के लिए ये लिखा था। और तो उनसे दो बातें पूछी गई जिसका जवाब नहीं था उनके पास। उनसे एक सवाल ये पूछा गया, वो हिंदुस्तान की सहाफ़ी हैं बरखा दत्त, उन्होंने सवाल पूछा और यूट्यूब के ऊपर वो सब कुछ अवेलेबल। उन्होंने पूछा तो ये बताइए कि अगर एडमिरल मलन आपके इतने अच्छे दोस्त हैं तो आपने बराह रास्त क्यों भेज दिया उनको, मलन साहब को आपने वाया जिम जोन्स क्यों भेजा? तो कोई जवाब नहीं था, सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था। फिर ये पूछा कि आपने जिक्र क्यों किया ये सारी चीज का? आप तो खुद कहते हैं ये खुफिया मेमो था, तो आपने क्यों ये खुफिया मेमो की सारी बात जो है वो आपने मजमून में क्यों लिख दी, क्यों पब्लिक की? आप तो ISI के खिलाफ है और जहर घोल रहे हैं। तो आगे से कहते हैं मैंने ऑथेंटिसिटी के लिए कि मैं गेम प्लेयर हूं, ये प्रूव करने के लिए, ऑथेंटिक बनने के लिए मैंने वो उसका हवाला दिया। तो आगे से सवाल ये हुआ कि आप ऑथेंटिक के लिए ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप ऑथेंटिक नहीं है। आप ऑथेंटिक के लिए आपको ये चीज की जरूरत है। आप तो एक तरफ कहते हैं आपके बड़े दोस्त हैं मलन भी और जिम जोन्स भी, उनको आपकी ऑथेंटिसिटी की जरूरत है। तो अर्ज ये है कि इसमें बड़े मसाइल बन गए हैं अब, और मंसूर एजाज साहब ने अपना केस खराब कर दिया है। हक्कानी साहब का केस बेहतर हुआ है या नहीं हुआ वो बात की बात है, मगर मंसूर एजाज साहब ने, और फिर उन्होंने अब एक प्रेस रिलीज इशू की है 2 दिन पहले, हाँ जी, जिसमें उन्होंने हुसैन हक्कानी साहब के बारे में कहा है जी, क्या है, पेट्रियट है, बड़ा पेट्रियट है, मुहिब्बुल वतन है, मुहिब्बुल वतन है।
तो मुहिब्बुल वतन एक तरफ वो कहते हैं कि ये मुहिब्बुल वतन है, दूसरी तरफ उनके साथ मिलके वो कहते हैं हमने साजिश की पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, फिर कहते हैं पाकिस्तान की अफवाज तो है ही नकमी और दहशतगर्द है और ये और वो है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ इस चीज को ले जाना चाह रहे हैं और ये जाएगी कहाँ। शेर साहब वही सवाल है ना कि वो जो एविडेंस की बात करते हैं, क्या नाज़रीन कन्विंस्ड है हमारे मुल्क की जो एस्टैब्लिशमेंट है कि वाकई वो बात थी, क्या एविडेंस वाकई ऐसी है जिस पर रिलाई किया जा सके? इसका जवाब ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक से पहले सेठी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि जनरल पाशा हैड टू गो टू लंदन, जहाँ भी मुलाकात हुई उनकी मंसूर एजाज साहब से, और क्योंकि जनरल पाशा का स्टेचर है, DGIS हैं नेचुरली। सेठी साहब ये बात तो क्लियर होगी आपकी बात से कि काफ़ी सीरियस मामला था नेचुरली, दैट्स वाई जनरल पाशा हैड टू गो। अब जो एविडेंस मिल गई जनरल पाशा को और उन्होंने हेंस दे दी कियानी साहब को, फिर इतना प्रेशर भी आया और कियानी साहब को बुलाना पड़ा, आपको क्या लगता है कि ये इट विल डाई डाउन जस्ट लाइक दैट? देखिए इसमें कुछ मसले हैं। अगर मंसूर एजाज साहब को बुलाया जाए यहाँ और उनकी इंटेरोगेशन की जाए इस सारी सिलसिले में, तो ये तो शायद वो तकड़े रहेंगे कि ये सारी बात जो वो कह रहे हैं हुई है कि ये जो सारी जो उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया 10 बज कितने मिनट पे ये हुआ, ये तो सही है, वो कहेंगे और ये प्रूव भी करेंगे कि ये है। और कल को अगर आप ब्लैकबेरी कनाडा वालों को कहते हैं कि अपना रिकॉर्ड दिखाओ और ISI उनसे रिकॉर्ड भी तलब कर लेती है, ऑथेंटिकेट करें, तो ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ठीक। मगर इसके बाद फिर और 2-3 सवाल खड़े होते हैं ना, जो कि दिलचस्प सवाल है। क्या ISI और फौज उस इलाके में, उस रीजन में जाना चाहेगी जहां ये सवाल खड़े होंगे? क्या नवाज शरीफ साहब उन एरियाज में जाना चाहेंगे जो कि अगले सवाल फिर जब खड़े होंगे? और मैं आपको जरा बता दूं कि मेरे ज़हन में क्या सवाल है, और अगर मेरे ज़हन में ये है तो और लोगों जिन्होंने अपनी डिफेंस पेश करनी है उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या अपने ज़हन में रखा होगा। कुछ समझने वाली बात है। पहली बात ये सवाल खड़ा होगा कि डिफेंस, जो भी डिफेंस होगी वो ये प्रूव करेगी कि ये शख्स जो है ये ISI के और फौज के सब खिलाफ है, और वो खुद कहेंगे कि हाँ मैं हूं, आपने ये किया हमारे खिलाफ। तो फिर सवाल ये खड़ा होगा कि आप एक विटनेस वो ला रहे हैं जो कि ओपनली आपके खिलाफ है, तो अगर वो आप या तो अगर आपके खिलाफ जो वो बात करता है उसको भी अहमियत दें, वो भी सच होगी, तो या अगर वो सच नहीं है तो ये भी सच नहीं हो सकती। तो ये सवाल खड़ा होगा। उसमें जो लोग इनको सामने लाएंगे, अगर फौज इनको आगे पेश करती है तो डिफेंस वाले फिर इन साहब से ये भी सवाल पूछेंगे, यानी कि आप करेंगे मंसूर एजाज साहब फंसेंगे, मतलब फौज भी फंस जाएगी ना। फिर उनसे कहेंगे अच्छा फौज के खिलाफ क्यों है? फिर लोग ये सोचेंगे यार ये बंदा जो है ये तो हमारी फौज के खिलाफ है, तो फौज इसको क्यों गवाह लेके आ रही है? तो इसका मतलब है जो ये फौज के बारे में कहता है वो भी सही है। तो ये फिर नई एक गेम शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खतरनाक ग्राउंड है ये। दूसरी बात ये क्योंकि उनके अपने स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वो जो मैंने बताया कॉन्ट्रडिक्शंस, अपनी पोजीशन तब्दील हो रही। अब वो वाजे हो गया कि उन्होंने हक्कानी के आगे जरदारी साहब की जो लिंक है वो टूट गई, जो शुरू में उन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। अब खुद कहते हैं वो लिंक उनको नहीं पता। तो वो जो सारा प्रेशर मियां नवाज शरीफ साहब और फौज जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर डाल रही है, वो तो लिंक टूट गई, वो कल टूट गई, आज टूट गई। लेकिन वो आज वो एग्जैक्टली वो तो अब कह भी नहीं रहे ना, अब रह गया हुसैन हक्कानी। एग्जैक्टली हुसैन हक्कानी साहब, वो तो लिंक खुद ही मंसूर एजाज साहब ने मान लिया और वो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, ठीक कहते हैं मैंने एविडेंस दे दिया। अब आइए ये मेमो किसने लिखा, और यकीन करें ये खुद मंसूर एजाज साहब खुद एडमिट कर लेंगे जब आप उनसे डिटेल में क्वेश्चनिंग करेंगे कि डिस्कशन जरूर हुई होगी मगर इसकी फाइनल ड्राफ्टिंग जो है वो मंसूर एजाज साहब ने की होगी। उसमें अगर हुसैन हक्कानी साहब है वहां तो उन्होंने बताया होगा ऐसे करो ऐसे करो। वो कहते हैं स्पीकर फोन पे थे और वो पता नहीं, मगर वो एविडेंस नहीं है ना। हाँ। क्योंकि वो तो कोई लिखत पढ़त नहीं है, लिखत पढ़त तो कोई नहीं है वहां, तो सिर्फ लिखत पढ़त ये है कि इनका ताल्लुक था, एक आपस में बात हो रही थी। मेमो बनाया किसने, उसके अंदर जो सारी सोच थी वो कैसे डिस्कस हुई, कहाँ हुई, उसके कोई एविडेंस नहीं। आगे आइए अब मसला ये है कि अब मियाँ साहब की पोजीशन देखिए। मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि जी ये इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, इस किस्म की चीजें होनी नहीं चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। कल को लोग कहेंगे जी जरा वो
एक और भी इंक्वायरी शुरू हो जाए। अब ये बातें शुरू हो गई हैं इंक्वायरीज की कि सिविलियंस जो हैं जब फौज के गोद में जाके बैठते हैं और दूसरे सिविलियंस के खिलाफ उकसाते हैं फौज को, वो भी इंक्वायरियां शुरू कर दें। आपको सुनाऊं कहते हैं आप इमरान खान साहब ने तो आज वो ISI वाली बात, जहाँ जहाँ वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, ISI ने पैसे दिए थे मियां नवाज शरीफ साहब को, वो कह रहे हैं वो निकालें। तो ये इमरान खान साहब मियां साहब के गिट्टों में बैठ जाएंगे, आप इंक्वायरियां करवाएं। एक तो इंक्वायरी पड़ी हुई है आपके खिलाफ, ठीक नंबर, और वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ आप कर रहे थे ये। नंबर 2, ये रिकॉर्ड पे और मेरे रिकॉर्ड पे, जो कि मेरा पब्लिक रिकॉर्ड है, मैंने कार्ल रिक इंडरफर्थ, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया अंडर द क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन, शहबाज शरीफ साहब जब इन्हें खतरा था मुशर्रफ से 99 में 99 में 18 सितंबर को, ये उससे 2 दिन पहले ये गए, इनकी मुलाकात हुई कार्ल रिक इंडरफर्थ। और ये मैंने कार्ल रिक इंडरफर्थ की एक इंटरव्यू की है जो रिकॉर्ड पे है, यूट्यूब पे है, जिसमें वो तस्लीम करते हैं उस वक्त तब किसी को नहीं पता था किसके साथ बात हुई। मैंने कन्फ्रंट किया, उन्होंने कहा हाँ वो आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि पाकिस्तान एक बयान दिलवाइए कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें डर है कि फौज कू ना कर दे, और आप एक बयान दे कि जी अगर हुआ तो अमेरिका ये कर देगा वो कर देगा, तो फिर वो भी भुगतना पड़ेगा। आप भी एक फॉरेन पावर के पास गए थे अपनी फौज की कंप्लेंट लेके, मेरी बात समझ रहे हैं? तो कार्ल रिक इंडरफर्थ के वो मेरी उल्लू की पट्टी जो है वो ले आएंगे, तो मतलब वो सब पे गले पड़ जाएगी वो। फिर कार्ल रिक इंडरफर्थ को भी ले आइए, मल्लन साहब को भी ले आइए, जिम जोन्स को भी ले आइए। और गालिबन ये बात सरताज अजीज साहब ने अपनी किताब में लिख दी है, पता नहीं अब लिखी है कि नहीं लिखी, बट मैं ये आपसे कह रहा हूं ये चीज हाथ से निकलती जा रही है, और ये नुकसान जो है ये सियासतदानों का भी हो जाएगा और फौज का भी हो जाएगा। और अगर मियां साहब का ख्याल है कि ये इसको एक्सप्लॉइट करके वो कुछ नंबर लगा लेंगे तो ऐसे नहीं होगा। अच्छा एक बात, जनरल कियानी, जनरल पाशा हकानी साहब के रेजिग्नेशन से राजी हो जाएंगे कि ठीक है जी हो गई इन्वेस्टिगेशन? देखिए, आई थिंक द आर्मी वांट्स टू मेक अ पॉइंट एंड दे आर मेकिंग अ पॉइंट। वो उन्होंने अब आके बेसिकली वो यही कहेंगे कि जी हमें हुसैन हकानी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये अब अगर मियां साहब इसको किसी और रास्ते में ले जाते हैं, वो कहते हैं, तो फिर उसमें और भी बड़ी बड़ी चीजें आ जाएंगी और बड़े बड़े खतरनाक ओपन एरियाज ओपन हो जाएंगे। और दूसरी बात ये यार, ये ट्रीजन शीजन की जो बात है ना, पता नहीं बहुत से लोग लगे हुए ट्रीजन हो गया फलाना हो गया, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अंडर एनी कंडीशंस आप ये प्रूव कर सकें ट्रीजन। पहली बात तो ये है कि पहले फेडरल गवर्नमेंट को कन्विंस करें कि FIA जो है वो एक रिपोर्ट इसके ऊपर खुद बनाए। FIA अंडर लॉ, FIA पहले रिपोर्ट बनाए, FIA प्रेसिडेंट के खिलाफ रिपोर्ट बनाएगी, छोड़ दे वो। आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करें, चले जाए मियां साहब, पिटीशन भी एक चली गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे, ये फिर ले जाएंगे जैसे उन्होंने बाकी चीजें की हैं ले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर सुप्रीम कोर्ट ओवर एक्टिव हो जाता है तो फिर लगेगा ना कि फिर वो चीजें, ये इमरान खान साहब ने जो बात कर दी कि जी वो जो ISI केस है अजहर खान वाला वो निकालिए, तो वो एफिडेविट दिखाते हैं, वो एफिडेविट दिखा रहे हैं जनरल दुरानी। तो यार ये मतलब है बेसिकली ये हुआ ये है कि हकानी साहब को हटाने के लिए, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि फौज को एतमाद नहीं है उनके ऊपर, वो समझते हैं कि ये हमारी पोजीशन वहां ठीक नहीं एक्सप्लेन करते, वो नंबर ऑफ रीजन, और पुराना हिस्टोरिकल बात है, मैंने पहले भी बता चुके हैं। तो इसलिए ये सारा कुछ ड्रामा किया गया। और मंसूर एजाज साहब यकीन करें दिल के बुरे नहीं है, दिल के अच्छे आदमी, उन्होंने ये, और वो जेन्युइनली पाकिस्तान की हिफाजत के खिलाफ है, वो समझते हैं कि ये प्रॉब्लम सिटीजन हूं, मेरा वो अमेरिकन इंटरेस्ट देखते हैं, वो पाकिस्तान के अमेरिकी हूं भाई, उनको तकलीफ। उन्होंने ये जो लिखा ना पेग बनाया जो शुरू में दूसरे मजमून में, पहले तो जून वाला मजमून और ये मजमून बिल्कुल एक ही है, मोर और लेस वही बात की ISI के खिलाफ, और ये प्रॉब्लम है और ये इनको सीधा किया जाए, लगाया जाए, ठाप लगाई जाए, ये किया जाए, वो किया। इन्होंने ये सिर्फ अपने आप को थोड़ी अहमियत देने के लिए कि मैं एक प्लेयर हूं, नहीं तो वो फाइनेंशियल टाइम्स ने शायद छापना भी नहीं था। उन्होंने कहा तुम कौन हो भाई, तुम ये लिख रहे हो, हम क्यों छापे तुम्हें, पहले भी तुमने इसी किस्म की चीज लिखी है। तो इसने कोई नई चीज बनाने के लिए इन्होंने वो पैक बना दिया। अब नाराज कहां से हो गए? नाराज इसलिए हो गए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने शुरू में डिनाई कर दिया, और इनको कहना शुरू कर दिया, फरजुल्लाह बाबर ने और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कैरेक्टर जो है ये तो शेडी कैरेक्टर है, इसकी तो बात सुननी नहीं चाहिए। वो नाराज हो गए, जाती तौर पर नाराज हो गए। उनका ये ख्याल है मैंने तो इनकी हेल्प करने की कोशिश की थी,
और ये देखो कितने नमक हराम है, ये मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैं तो है ही 0/0। वो एक जाती तौर पे वो कहते हैं कि सच आना चाहिए, मगर उन्हें ये एहसास नहीं है कि अगर उनका ये मकसद था कि पाकिस्तान की फौज को डाउन किया जाए, तो उन्होंने अपने इस हरकत के साथ एक्चुअली सिविलियन हुकूमत को डाउन कर दिया। मेरी आप बात समझ रहे हैं, और अपना जो मकासद थे उनके वो बिल्कुल उसके बरक्स वो गेम जो है उधर चली जा रही है। सेठी साहब, ब्रेक का वक्त है। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे और कुछ और भी शायद दिलचस्प है मेरे पास जो सेठी साहब से मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ले लेते हैं आपकी कॉल्स। वैस साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जनाब। जी सेठ साहब, आपसे दो बातें हैं। जी जी। एक ये कि क्या लंदन में जुल्फिकार मिर्जा से आपकी मुलाकात हुई थी, और दूसरी बात ये जो इमरान खान ने 30 अक्टूबर को जलसा किया था उसमें उनको कैसे पता चल गया था कि हक्कानी ने ये खत मंसूर एजाज को दिया था और उन्होंने आगे माइकल मुलन को दिया था? इन दो बातों पता नहीं आपने मेरा प्रोग्राम देखा था नहीं, मुझसे ये पूछा गया था सवाल और मैंने उसका जवाब ये दिया था कि इमरान खान साहब को एजेंसियों ने ये बताया कि आप हसन हुसैन हक्कानी साहब का नाम ले लें। अब बड़ी सीधी सी बात है, इमरान खान साहब को तो इसलिए उन्होंने वो नाम लिया था, बस। और क्या मैं कहूँ इससे। जुल्फिकार मिर्जा साहब से मुलाकात हुई थी मेरी? नहीं, मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी, अच्छी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई थी, मगर कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी, कुछ बातें ऑन द रिकॉर्ड थी। वो कुछ बातें मैंने कर दी हैं, कुछ बातें मैं नहीं करूँगा। कुछ बातें हम आपसे उगलवाएंगे कुछ अरसे बाद। शहबाज साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी शहबाज साहब। अस्सलामुअलैकुम जी बस साहब। सर, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब चेंज ले आ चुके हैं मुल्क में। जिस तरह कल का जलसा हुआ है फैसलाबाद में नून लीग का, वो सेम टू सेम इमरान खान के जलसे की कॉपी थी। तो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। देखिए, जलसे तो जलसे होते हैं, जलसे में तो जज्बाती बातें होती हैं। अर्ज ये है कि वो लोग जो इमरान खान साहब को के जलसे पे आए थे वो तवक्को ये करते हैं कि तब्दीली होगी। वो हर किस्म के तबके से वो आए थे, नौजवान भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे, इस शहर से भी थे, उस शहर से भी थे, लाहौर से बहुत से लोग थे। ये वो लोग हैं जो कि थक गए हैं जरदारी साहब की पार्टी के साथ और नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ, क्योंकि दो दफ़ा तीन दफ़ा ये हुकूमतें इन्होंने कर ली हैं और लोगों को कुछ नहीं मिला। मगर दिलचस्प बात यह है कि ये जो नौजवान तबका है, इनसे जब पूछते हैं ना कि किस किस्म की तब्दीली चाहते हैं आप, तो वहाँ मायूसी होती है, सिवाय इसके कि ओ बड़ी करप्शन है, ये करप्शन नहीं होनी चाहिए, इमरान खान तब्दीली लाए। अरे भाई, किस किस्म की तब्दीली? तुम बेचारों को नहीं पता कि तब्दीली किस किस्म की और कैसे आएगी। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब को कोई हमारे मीडिया वाले ये भी नहीं पूछते कि अच्छा भाई ये बताइए कि जो तब्दीली की बात करते हैं, जरा बताइए ना, 1 2 3 4 5 चलें, पानी हो जाएगा, बिजली हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी। अच्छा बताइए ना एक एक करके कि क्या कदम उठाएंगे, किस तरीके से खत्म करेंगे। एक ही चीज ले लीजिए, उसके ऊपर 100 सवाल खड़े होते हैं, आप पूछ सकते हैं, जवाब नहीं मिलेगा आपको। बिकॉज जैसे इमरान खान साहब ने भी कोई लंबी चौड़ी सोच नहीं की हुई इन चीज़ों के बारे में। इसी तरीके साथ ये जो तबका है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, ये भी थका हुआ है बाकी लोगों से, गुस्सा है इसको बाकी लोगों से, इसलिए ये कहते हैं तब्दीली। इनकी उम्मीद है कि उनको हमने ट्राई कर लिया है, इनको ट्राई नहीं किया, इनको भी ट्राई कर लेते हैं। यार कुछ तो बेहतरी होगा ना, इससे ज्यादा हालात तो खराब नहीं हो सकते ना, यार मौका देना चाहिए। तो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं और देखो ना, दिल की बात कर रहे हैं बेचारे, ज़हन की बात नहीं कर रहे। आप और मैं जब ज़हन की बात करते हैं और हम फिर तनकीद शुरू कर देते हैं, वो कैसे वोट मिलेगा, कैसे आएगा, क्या होगा, लोग ऐसे नहीं सोचते बेचारे। वो चाहते हैं कि बेहतरी हो, थके हुए। इन लोगों ने उनको थका दिया। अब वो कहते हैं यार चलो इसको मौका दें, ये कुछ तो करेगा ना, बंदा तो साफ है ना। तो ये इस किस्म की बात है। ये जलसे वाली बात नहीं है कि जी मियाँ साहब ने भी बड़ा जलसा कर दिया और इमरान ने भी बड़ा जलसा कर दिया। इमरान एक उम्मीद लोगों के दिलों में, जहन में उम्मीद वो क्रिएट कर रहे हैं। वैसे वो कौमी तराना शाना मियाँ साहब ने भी शुरू में वो कर दिया। नहीं, ये कौमी तराना शाना से कुछ नहीं होता। वो सारे ये कह रहे हैं मियाँ साहब ने कॉपी कर ली। ये एक जैसे कहते हैं ना, पॉइजन पिल है ये।
ये कोई कौमी तराने से अब नहीं कोई इतना इंस्पायर होता कि तब्दीली आ जाएगी। 60 साल में तो कोई कौमी तराने सुन सुन के कोई तब्दीली नहीं आई। तो इमरान खान साहब जब ये तब्दीली की बात करें, देखिए अरब स्प्रिंग की जब बात होती है तो वो भी यही बात होती है ना, तब्दीली तब्दीली। अब आप देखिए तब्दीली किस किस्म की आ रही है। इजिप्ट में फौज वापस आ गई है, उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करना है, कहीं कुछ और होना शुरू हो गया। वो तब्दीली आएगी कैसे आएगी, क्या होगा, कहीं फॉरेन इंटरवेंशन शुरू होगी लीबिया के अंदर। आपका ख्याल है गद्दाफी की छुट्टी हो सकती थी विदाउट अमेरिकन और नेटो इंटरवेंशन? तो मतलब है कि ये फिर चीजें हाथ से निकल जाती हैं। और जो लोग तब्दीली की उम्मीदवार होते हैं, सोचते हैं कि यार तब्दीली कुछ होगी, अच्छी तब्दीली, बुरी नहीं, वो फिर पता नहीं कहीं इनको हाईजैक हो जाती हैं ये चीजें, ये मूवमेंट्स जो होते हैं। वकील साहब है सरगोदा से, अस्सलाम वालेकुम। जी जरूर। वालेकुम सलाम। अच्छा, सीटी साहब से ये पूछना है जी कि अगर हुसैन हक्कानी साहब इस मसले में मेमो के मसले में मुलविस पाए जाते हैं तो क्या हमारे सदर साहब को इंस्ट्रक्शन हासिल होएगा? क्या सदर साहब भी बीच में आ सकते हैं कि नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि जी अगर मुझे मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि हम असेंबलियों से रिजाइन कर देंगे सेनेट के इलेक्शन से पहले, तो उन्हें किस बात का डर है, किस वजह से वो सेनेट से रिजाइन करना चाहते हैं? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। देखिए 2 सवाल है, मैं भूल जाऊंगा दूसरा सवाल, जल्दी से मैं जवाब दे दूं पहले का कि अगर हुसैन हक्कानी साहब प्रूव हो जाता है इन्वॉल्व है तो क्या फिर सदर जरदारी के गले में भी कुछ बात लगा सकते हैं आपकी? नहीं। अर्जी है 2 बातें यहाँ। पहली बात तो ये कि हुसैन हक्कानी सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मान जाए कि ये सारा कुछ उन्होंने करवाया ऑफिशियली, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर वो मान भी जाते हैं तो ये लिंक एस्टैब्लिश करना बिटवीन हुसैन हक्कानी और सदर साहब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मगर चले आर्ग्यूमेंट के सेक के लिए हम कहते हैं कि हुसैन हक्कानी साहब की पकड़ के कोई ले जाता है, हाथ वाथ 2-3 लगाते हैं, लिख कन्फेशन स्टेटमेंट दे, वो कहता लो जी लिख दो, हाँ जी मुझे सदर साहब ने कहा था। चलो अब आ गई बात, हुसैन हक्कानी साहब को पकड़ के ले गए फौज वाले, उल्टा टांग दिया, 2 लित्र लगाए, उन्होंने कहा जी मुझे तो सदर साहब ने कहा था, मैं करता हूं, मानता हूं, अप्रूवर मुझे, उन्होंने कहा जी तुझे माफ कर देंगे, तू सदर को सॉर्ट आउट कर दे, उन्होंने कहा जी मैं अप्रूवर बन जाता हूं। अब अप्रूवर भी देखिए, अप्रूवर का भी प्रॉब्लम है, अप्रूवर भी जब तक वो सदर हैं कुछ नहीं हो सकता, इम्यूनिटी है। आप इंपीच कर सकते हैं पार्लियामेंट में जाके, 2/3 मेजॉरिटी ले आइए जॉइंट हाउस में और उनको कर लीजिए। और अगर ये मार्च से पहले पहले नहीं करते और वो बैठे रहते हैं तो फिर तो 1/3 भी नहीं आपको मिलेगी, जिस तरीके से जरदारी साहब ने अपना सारा ये सिलसिला तैयार किया हुआ। तो और फिर एक ट्रीजन केस, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पूरी इंक्वायरी करनी पड़ती है और गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, फिर उसके बाद FIR करती है, फिर प्रूफ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जरदारी साहब को किसी तरीके के साथ भी इसके अंदर कन्विंसिंगली, लेजिटिमेटली, पॉलिटिकली कर सकते, नहीं हो सकता। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, कल हुसैन हक्कानी साहब की रिपोर्टडली मुलाकातें हैं, बड़ी अहम। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। कल इन डेवलपमेंट्स में हम नजर रखेंगे और प्रोग्राम में और बहुत सी नई बातें होंगी। हमारे साथ रहिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।